संक्रमण बढ़ता है, इन तमाम जो लॉकडाउन के दौरान फैसिलिटीज बंद थी इनको लिफ्ट करने से, तो हमारे पास क्या विकल्प रह जाएंगे? क्योंकि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना डेवलप्ड नहीं है और उतना प्रचुर मात्रा में सबके लिए अवेलेबल नहीं है। मुंबई में तो बेड मिलने भी अब मुश्किल हो गए हैं। इस तरह की स्थिति वहां अभी इसी स्टेज पर बन गई है। तो क्या रास्ता अपनाया जा सकता है? क्या बीच का रास्ता हो सकता है? एक डॉक्टर होने के नाते जरा आप इस पर रोशनी डालें। उपेंद्र जी, इसमें तो एक खुशी की बात है कि देश फिर से खुल रहा है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन साथ में डर भी बना हुआ है। डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि संक्रमण फैल सकता है, लेकिन जैसे हमने देखा है, आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस देश ने जो जंग लड़ा है इस संक्रमण के खिलाफ, वो अच्छा जंग है। और जहां तक हम मानते हैं एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केस ज्यादा हैं, इसलिए हमको हॉस्पिटल की फैसिलिटी कम इस्तेमाल करनी पड़ी है। अगर आप देखो, दिल्ली में भी अभी वेकेंट बेड पड़े हुए हैं और हमने ये जो 2-3 महीने इस्तेमाल किए हैं, 2-3 महीने से हमने बहुत अच्छी तरह से बेड कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्ड की है। और हमने ये भी देखा है कि इंडिया में आईसीयू जाने के लिए मरीज और वेंटिलेटर की जरूरत जिनको मरीजों को है, वो बहुत कम संख्या में है। लेकिन इस दौरान जो सबसे जरूरी चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगा जो बाहर निकलने जा रहे हैं कि ये पर्यटन का समय नहीं है। ये जरूरी काम आपने जाना है, अपने काम पे जाना है। कुछ काम रुके हुए हैं, आपकी मां बीमार है, आप महीनों तक नहीं देख पाए, कुछ जरूरी काम है, उसके लिए जाइए। आप बॉम्बे में बैठे हैं, आप बोले इंडिया गेट में जाके मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, ये वो समय नहीं है। जरूरी बात यह है, हमको जो अभी तक जानकारी हम देना चाहेंगे, क्योंकि ये समय आ गया है वायरस के कॉन्टैक्ट टाइम का। आपको याद होगा जब वो मरकज के केस हुए थे, मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठा था और हमने ये देखा है सुपर स्प्रेडर तब होते हैं जैसे कोरिया के चर्च में, जैसे नांदेड़ के गुरुद्वारा में, जैसे मरकज में, क्योंकि वायरस को कांटेक्ट टाइम मिलता है, उसको स्प्रेड करने का मौका मिलता है एनक्लोज एनवायरनमेंट में। और ये स्थिति अब दोबारा पैदा होने वाली है क्योंकि हमने लॉकडाउन खोल दिया है। कांटेक्ट टाइम में 3 चीजें हैं। एक तो अगर आप शांत रहें, अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कोरोना वायरस मरीज हूं, अगर मैं मुंह ना खोलूं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मेरी बहुत कम है। जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं, सलाइवा निकलता है, ड्रॉपलेट ज्यादा आते हैं, कांटेक्ट टाइम घटता जाता है। अगर मैं छींकता या खांसता हूं तो वो कांटेक्ट टाइम सेकंड्स में बदल जाता है कि आपको कुछ ना कुछ 5 या 10 मिनट में वायरस पहुंच सकता है आपकी तरफ। आप एयरपोर्ट में हैं, लाउंज में हैं, प्लेटफॉर्म में हैं, जहां तक हो सके शांत रहिए। अगर आपको खांसी करनी है तो दूसरे लोगों से दूर जाके खांस करिए। एक और दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहता था, ये एयरपोर्ट में है और एयरपोर्ट में जो नया इन्होंने रिसर्च की है, जो लोग भी जान के खुश होंगे इस बात को, 2 नई चीजें निकल रही हैं। एक तो एक स्निफर डॉग का एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि स्निफर डॉग स्निफ कर सकेगा, जैसे वो एक्सप्लोसिव्स को या मलेरिया के पेशेंट को जांच कर सकते हैं। उनको ट्रेन किया जा रहा है कि वो कोरोना वायरस के पेशेंट को जांच करके, स्निफ करके, स्मेल करके बता सके। एयरबस ने दावा किया है कि हम ऐसे कैमरा निकाल रहे हैं जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में 10 सेकेंड में हमको बता सकेंगे कि ये कोरोना वायरस का मरीज है कि नहीं। ये जांच चल रही है, ये कह रहे हैं कुछ महीनों में ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो भी है, हमने काम पे जाना है, लेकिन एहतियात बरत के जाना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहें। सीधे चलते हैं मुंबई हरीश तिवारी के पास। हरीश, मुंबई के जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक हैं। तमाम खबरें आ रही हैं कि लोग इसलिए दम तोड़ रहे हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, आईसीयू में बेड्स की काफी कमी हो गई है। ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने सही कहा। मुंबई में जैसे सायन हॉस्पिटल हो या कस्तूरबा हॉस्पिटल हो, जो ये बड़े हैं, जेजे हॉस्पिटल हो, इन सारे हॉस्पिटलों की ऐसी हालत बद से बदतर हो गई है कि कोई भी अगर मरीज कोरोना पॉजिटिव जाता है तो उन्हें 12 से 13 घंटा बाहर वेट करना पड़ता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई की हालत बहुत दयनीय है। और जो मरीज अंदर भी लिए जाते हैं वो गैलरी में उनका इलाज चल रहा है। एक बेड पर 2-2 मरीज कहीं कहीं पर लिटाए गए हैं। तो यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। और इसीलिए आज विपक्ष के नेता जो हैं देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है सत्ताधारी सरकार पे, खासतौर से महा विकास अघाड़ी सरकार पे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्हें प्रशासनिक
ज्ञान नहीं है और इसी कारण से यहाँ पर जो दुर्दशा हो रही है खासतौर से हॉस्पिटलों की उनके कारण हो रही है। और दूसरी चीज सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे ही लॉकडाउन 4 की छूट दी गई, सड़कों पे इतना हुजूम उतर गया जैसे लग रहा था कि लॉकडाउन 4 यहाँ पे कोई है ही नहीं है। और उसके चलते आज जो है केंद्र सरकार ने देखा जाए कि मंत्रालय ने एक अध्यादेश जारी किया है और उसमें कहा गया है कि लॉकडाउन 4 जो है सख्ती से उस पर अमल किया जाए। और उसी के चलते आज मुंबई पुलिस जो है काफी सतर्क मुझे दिखी और सड़कों पे जो वाहन जा रहे थे उनको रोका गया, जिसके पास ई पास नहीं थे उन्हें रोक करके उन्हें फाइन 1250 रुपए की उन्हें फाइन की गई। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की सरकार जो है अब अभी नहीं चेतती है तो आने वाला समय काफी दुखदायी हो सकता है, खासतौर से मुंबईकरों के लिए। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से प्रवासी मजदूरों का जो एक बहुत बड़ा समूह है, 14 लाख मुंबई में प्रवासी मजदूर हैं, जिनको ले जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनों की व्यवस्था तो बड़े पैमाने पे की है। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को फ्री भेजा जा रहा है और अभी तक 160 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए जा चुकी हैं। लेकिन मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि 95 पुलिस स्टेशन पूरे मुंबई शहर में है और आज भी प्रवासी मजदूरों की लाइनें मैं देखता हूं तो आधे से 1 किलोमीटर तक हर पुलिस स्टेशन में लगी रहती है। जाहिर सी बात है कि उन्हें जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और उन मजदूरों से जब मैंने आज बात किया था तो उनका यही कहना था कि मैं जब लाइन में लगते हैं हम लोगों को। हरीश, हम आपसे समय समय पे अपडेट लेते रहे, आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि मजदूरों की जो हालत है वो रोज बद से बदतर हो रही है और उनको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा है। सीधे चलते हैं सुमन के पास। सुमन, दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं, खबर ये आ रही है कि वहां पर अभी 25 से 30% बेड ही ऑक्युपाइड हुए हैं। दिल्ली सरकार ने काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ है और अभी बहुत सारे बेड्स हैं जो अगर कोरोना के केसेज आते हैं तो उसका सामना करने के लिए या उस कंटीजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली के हॉस्पिटल्स पूरे तरीके से तैयार हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? सुमन की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। सीधे चलते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय जी, कांग्रेस पार्टी पार्टनर है महाराष्ट्र में। हमारे संवाददाता हरीश तिवारी को आप सुन रहे थे। हर पुलिस स्टेशन के बाहर 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लाइनें मजदूरों की लगी हुई हैं, तमाम छोटी छोटी बातों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए और जानने के लिए, पास लेने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है महाराष्ट्र में कि भाई मजदूरों को हर हाल में ट्रेन मांगे महाराष्ट्र सरकार, केंद्र देने के लिए तैयार है, उन्हें भेजा जाए अगर घर जाना चाहते हैं तो। उनका फंडामेंटल राइट है घर जाना, ट्रेवल करना, देश के किसी हिस्से में भ्रमण करना। देखिए उपेंद्र जी, मैं दोषारोपण सिर्फ नहीं कर रहा, लेकिन पहले मंशा नहीं थी केंद्र सरकार की कि वो मजदूर वापस घर जाए। इसलिए 27 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये कहा गया केंद्र की तरफ से कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मजदूर वापस जाएं। जैसे आपने कर्नाटका का उदाहरण देखा है कि केंद्र सरकार की शायद ये मंशा रही होगी कि इंडस्ट्री को उसमें तकलीफ होगी, इसलिए मजदूरों को नहीं जाना चाहिए। समय रहते फैसिलिटेट करते। अब राज्यों की उतनी क्षमता नहीं थी, राज्य बार बार कह रहे थे। एक तो सभी राज्य आग्रह कर रहे थे कि ट्रेन को फैसिलिटेट कीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने तो बाकायदा ट्वीट करके कहा कि मैंने 30 ट्रेनों का किराया भी पहले से जमा कराया, उसके बावजूद 17 ट्रेनें मुझे दी गई। हाँ, अब महाराष्ट्र में उपलब्ध कराई जा रही है, मगर महाराष्ट्र सरकार ने भी ये शिकायत की कि हमने जितनी संख्या में ट्रेनें मांगी उतनी ट्रेन उपलब्ध नहीं कराई गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से पैनिक बना मजदूरों में, क्योंकि बगैर काम के मजदूर न तो उनको इंडस्ट्री फैसिलिटेट कर रही है, ना राज्य सरकारों की क्षमता है। इसलिए अगर ये पैकेज राज्य सरकारों को इस दृष्टिकोण से देते तो भी लाभ होता। मैं एक आखिरी 10 सेकंड देता हूं। अभय जी, समय की बड़ी कमी है। शहनवाज जी से छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। शहनवाज जी, आपने बार बार कहा कि ट्रेनें हम देने के लिए तैयार थे,
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ट्रेनें मांगी नहीं, इधर अभय जी कह रहे हैं कि हमने पहले पैसा जमा करा दिया और हमें ज्यादा ट्रेन उन्होंने दी नहीं। क्या माजरा क्या है? देखिए, जब देश के रेल मंत्री जी ने ये कहा कि झारखंड ने 7 मांगी है, बंगाल 44, ये झारखंड